बाजार आज और कल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस शो में हम बताते हैं आपको बाजार का पूरा आज का एक्शन, साथ ही कल की स्ट्रेटजी यानी रणनीति और शेयरों में कमाई के शानदार मौके की तैयारी भी आपकी हम कराते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रशांत पांडे और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। इसके साथ ही मेरे रिसर्च के तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, वरुण से समझेंगे 2 साल में बॉटम से बाजार की शानदार वापसी और रुचि सोया और अडानी विल्मर में क्या अंतर है। आशीष बताएंगे नाल्को, हिंडाल्को और वेदांता के शेयर क्यों उछले और ब्रजेश कुमार से जानेंगे कि कैसे जील के पक्ष में आया इन्वेस्को। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो भारी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 17,200 के पास आज सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 23 अंक की मामूली गिरावट के साथ 17,200 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 90 अंक की गिरावट के साथ 57,600 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 626 अंक टूटकर 35,527 के स्तर पर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,740 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,091 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो ये तो हुई बात आज के बाजार की। अब रुख करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। बाजार में आज क्यों उतार चढ़ाव दिखा, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत कमजोर होना तय था क्योंकि अमेरिकी बाजारों से कमजोरी थी और कच्चा तेल $123 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा था। और FIs ने हल्की फुल्की बिकवाली वायदा कारोबार में की, कैश मार्केट में छोटी सी खरीदारी। इन 3 संकेतों के दम पर आज हमें करनी थी शुरुआत। और कल सेकंड हाफ में बाजार में जो कमजोरी हुई उसका भी थोड़ा सा दिमाग में बोझ तो कहीं न कहीं था। खुले कमजोर, लेकिन उतने नहीं जितना सोचे थे। और जहां खुले वहां से रिकवर होते हुए दिखे और रिकवरी बढ़िया आती दिखी। तो पहली चीज़ तो ये कि अच्छे लेवल से हम घूम कर रिकवर हुए, वो था 17,100 के आसपास का। एक बार 17,300 के आसपास भी पहुंचे, यानी कि निचले हिस्सों से 200 पॉइंट की अच्छी रिकवरी निफ्टी में। और बीचों बीच 17,200 के थोड़ा सा ऊपर जाकर बंद हुए उतार चढ़ाव के बीच में। लेकिन अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी, नहीं हुई। वजह बैंक निफ्टी सुबह से कमजोर था, 36,000 के ऊपर टिक ही नहीं पाया। बार बार नीचे आने के बाद फाइनली 35,500 तक भी गिरा और उसके आसपास ही बंद हुआ। तो निफ्टी ने तो निचले हिस्सों से बढ़िया रिकवरी दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं। ICICI और कोटक बैंक आज दबाव में थे, उससे मूड बना नहीं। अगर बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में आ जाती तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग हो सकती थी। तो 600 अंकों का बड़ा कट बैंक निफ्टी में आज नजर आया। 3 दिनों के बाद 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। तो थोड़ा सा दिक्कत, समस्या वाला मामला बैंक निफ्टी में आज दिखा जरूर। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखें तो मिला जुला कारोबार था, कुछ सेक्टर्स ऊपर कुछ नीचे, यानी कि वेट एंड वॉच वाले मूड में है। नीचे सपोर्ट है, पता है 16,800 17,000 के नीचे जाना नहीं है। और ऊपर में 17,400 17,600 के पार निकलने की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं। तो ब्रॉडली इस रेंज को बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और संकेत बहुत सारे हैं, लोकल भी ग्लोबल भी, और उन्हीं पर बाजारों का रिएक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कच्चा तेल और बाजार की नज़र उसी पर है। तो ये थी आज के बाजार पर अनिल सिंघवी की राय, अनिल सिंघवी का एडिटर्स टेक। और बाजार में आज किन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए आज बाजारों में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन नजर आया? जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाज़ारों में आज भारी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली और कहीं ना कहीं उसके बीच आप देखिए
जो सेक्टर्स थे वो काफ़ी डिवाइडेड रहे। कुछ शेयर्स या स्पीसीज काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, पर दूसरी तरफ काफ़ी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने निराश किया। जहां पर चढ़ने वाले शेयरों की बात है, फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर निकल कर आया निफ्टी में, जहां पर 4-4.5% तक की दमदार तेजी हुई। कोल इंडिया साथ ही पूरा का पूरा मेटल पैक यहां पर आज फोकस में रहा। वहीं दूसरी तरफ गिरने वाले शेयरों में लार्जली जो गिरावट का रुझान दिखा रहे थे, जिन्होंने ड्रैग किया मार्केट को, वो थे बैंकिंग स्टॉक, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के। अब आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, यहाँ पर तमाम शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली। टॉप गेनर्स में जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को को लेकर जिस तरह के बयान आते हुए दिखे थे, उसके बाद आप देखिए 16-17% तक का दमदार उछाल यहाँ पर आया। सीक्वेंट साइंटिफिक भी 13% की तेजी दिखा रहा था। फर्स्ट सोर्स इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स लगातार जो है फोकस में बने हुए रहे। आज के पूरे सत्र में गिरावट का रुझान सबसे ज़्यादा एल&टी फाइनेंस में देखने को मिला, 8-8.5% की गिरावट रही और यहाँ पर ये टॉप लूजर निकल कर आया। फार्मा स्पेस पीछे नहीं था। सीक्वेंट साइंटिफिक के साथ साथ आप देखिए सुवेन लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी रही। आईटी स्पेस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट सोर्स के बाद माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स भी आउट परफॉर्म आज के सत्र में करे और मेटल स्पेस में एनएमडीसी, जिंदाल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज अच्छी खासी हरियाली हमें देखने को मिली। और अंत में अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्पेस यहाँ पर आज के सत्र में दबाव बना, जहाँ पर मारुति सुजुकी, एमएनएम, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर आज आपको भारी बिकवाली का रुझान देखने को मिला। बट ओवरऑल देखना होगा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि कल किस तरह से बाजार जो है ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुशल आपका इस अहम अपडेट के लिए, बाजार की तमाम हलचल को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब बारी है हमारे खास मेहमान की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। आपसे हम जाहिर सी बात है कि कल कहां ट्रेडिंग का मौका बनेगा ये तो जानेंगे ही, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा ये भी जानेंगे। पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर किसी को कुछ खरीदना तो आप कौन सा शेयर रेकमेंड करेंगे और टारगेट भी बताएं। और इसके साथ ही अगर हम इंट्राडे को देखें तो किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, इंट्राडे पिक के तौर पे मैं लाया हूं विप्रो बेहतरीन लग रहा है मुझे। आईटी स्टॉक्स आज फ्लेवर में थे, वैसे भी कुछ दिनों से चल रहे हैं। फार्मा भी बढ़िया लग रहा है और ओवरऑल मार्केट्स में ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस और थोड़े डिफेंसिव्स की तरफ मार्केट का रुझान बना हुआ है। तो यही एक रीजन है कि मैंने विप्रो को लाया हूं। 611 के लगभग क्लोज हुआ, 621, 625 का टारगेट और स्टॉप लॉस 603 का। सो इंट्राडे एफएनओ पिक इज विप्रो। और पोजिशनल पिक के तौर पे लाया हूं आईजी पेट्रोकेमिकल्स। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया लग रहा है, आफ्टर करेक्शन एक अच्छे लेवल पे आ गया है। 701 के लगभग क्लोज हुआ है, 770, 790 का टारगेट लगाएं और 670 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे आईजी पेट्रो। बिल्कुल, तो ये है राय संदीप जैन साहब की जो आपको इंट्राडे पिक के तौर पर उन्होंने और पोजिशनल ट्रेड के तौर पर उन्होंने बताई। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 2 साल पहले आज ही के दिन बाजार में भारी गिरावट आई। बॉटम के 2 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान कैसी रही बाजार की चाल बताने के लिए वरुण दुबे हैं हमारे साथ। वरुण, अगर हम देखें साफ तौर पर इस पूरे दौरान तो किस तरह से आपकी रिसर्च कहती है, किस ओर इशारा करती है? देखिए, आज से ठीक 2 साल पहले मार्केट का बॉटम बना था जब मार्केट 7,500 के लेवल्स पे गया था। लेकिन वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली है। निफ्टी में करीब 130% के आसपास की तेज़ी, मिड कैप्स में करीब 164% और स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो 206% के आसपास की रैली देखने मिली है। यानी कि 2 साल में भरपूर कमाई जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स ने की है। निफ्टी की टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे खासकर मेटल काउंटर्स यहाँ पे जम के तेज़ी देखने मिली है। हिंडाल्को देखिए करीब 650% के आसपास की तेज़ी यहाँ देखी गई है। टाटा मोटर्स जिसको एक समय पे लोग लगाड़ मानते थे, उसमें देखिए करीब 550% के आसपास की गेंस है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स है जहाँ पे 380% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। इसके अलावा ग्रासिम, विप्रो, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स है जहाँ पे जम के खरीदारी देखने मिली है, जम के रिटर्न्स देखे गए हैं। मिड कैप्स में जैसे कि मैंने कहा 164% के आसपास की रैली हुई है और मिड कैप में जिन स्टॉक्स ने धूम मचाई है उसमें देखिए अडानी टोटल गैस से 2000% के आसपास के रिटर्न, टाटा एलेक्सी 1280% के आसपास के रिटर्न्स, लॉरस लैब्स, टाटा पावर, दीपक नाइट्रेट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डिक्सन टेक, आत्मनिर्भर भारत का जो पूरी थीम चली इस पूरे लॉकडाउन में या फिर इस पूरे कोविड के दौरान, उसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा डिक्सन टेक पे देखने मिला। 580% के आसपास के रिटर्न्स देखने मिले। वहीं मिड कैप्स में कुछ फिसड्डी भी थे जैसे कि
धनी सर्विसेज, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने निराश किया है। स्मॉल कैप में जैसे कि 206% के आसपास के रिटर्न देखने मिले। स्टॉक्स पर अगर आप देखेंगे तो तानला प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है, 3600% के रिटर्न। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ट्राइडेंट, केपीआईटी टेक, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जिनमें जम के कमाई हुई है। कुछ जो फीसदी थे उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसे काउंटर से जहाँ पे गिरावट देखने मिली है। इस बीच अगर आप देखेंगे तो वैसे भी जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है उनमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। साथ ही साथ एफआईएस, डीआईएस पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो डीआईएस ने इस पूरी रैली का फायदा उठाया, जहाँ पे करीब 50,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी इन्होंने की है। लेकिन एफआईएस जो है वो ये रैली को मिस कर चुके हैं, क्योंकि करीब 30,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली उन्होंने की है। तो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो लोगों की जम के कमाई हुई है। जो बॉटम बना था आज से 2 साल पहले, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है दुगने से ज़्यादा तेज़ी से भाग चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐतिहासिक कह सकते हैं इन 2 सालों को। वरुण, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक और अहम विषय पर चर्चा के लिए आपके पास दोबारा हम लौटेंगे, और इन सब के बीच एल्यूमिनियम की अगर जरा बात करें तो एल्यूमिनियम की कीमतों में आई तेजी से आज हिंडाल्को रिकॉर्ड स्तर छूने में कामयाब रहा। साथ में नाल्को और वेदांता में भी तेजी रही। क्यों बढ़ा एल्यूमिनियम का दाम, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, एल्यूमिनियम में इस तेजी की आखिर क्या वजह है? देखिए, एल्यूमिनियम की कीमतों में जो है लगातार बड़ी तेज़ी देखी जा रही है। आज ही अगर आप देखें तो 5% का उछाल जो आपको एल्यूमिनियम में नज़र आया। एक महीने में देखें तो करीब 12% की तेज़ी आई है, और साल भर में एल्यूमिनियम की कीमतों में 63% का जो है बड़ा उछाल आपको देखने को मिला है। देखिए, इसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कोविड के बाद की जो रिकवरी आई, इसके चलते मांग में काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला। लेकिन अब फिलहाल स्थिति ऐसी है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके चलते देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है रशिया को एल्यूमिनियम सप्लाई करने से जो है बिल्कुल मना कर दिया है। और मैं देख भी रहा था कि आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो रूस जो है अपनी ज़रूरत का करीब 20% एल्यूमिनियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से सोर्स करता है। तो इसके चलते भी देखिए रॉ मटेरियल की जो किल्लत होगी, इसके चलते एक इजाफा देखने को मिलेगा, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं उसके चलते। लेकिन इसके साथ भी अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है रशिया का, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, करीब 6 से लेकर 8% का है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जर्मनी में क्योंकि एनर्जी कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर भी देखें तो कुछ स्मेल्टर्स शटडाउन हुए, तो सप्लाई साइड के जो भी इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसके चलते प्राइजेस को जो है एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कुछ ब्रॉडर स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आप अपने रडार पर रखें। यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी अधिकतर जो आय है वो एल्यूमिनियम से आती है। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये सीपीसी बनाते हैं, तो इसका भी एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में जानकारी भी दी कि जब जब एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा फ़ायदा होता है, क्योंकि इनकी भी जो करीब 38% आय है वो डायरेक्टली एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से आती है। तो ये कुछ ब्रॉडर स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष आपका इस रिसर्च के लिए, तमाम फिगर्स हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने रखने के लिए, जिससे उन्हें आसानी होगी इन सभी चीज़ों को ट्रैक करने में। बढ़ते हैं आगे, रुचि सोया की बात करते हैं। रुचि सोया का एफपीओ आज खुल गया और 28 मार्च तक इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं। क्या इसमें निवेश करना फायदेमंद होगा, और अडानी विल्मर से जो इसकी तुलना हो रही है वो कितना अलग है रुचि सोया, और इन सब पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी वरुण लगातार हमारे साथ बने हैं। वरुण, क्या अहम अंतर अगर हम बात करें रुचि सोया और अडानी विल्मर की तो इसमें नजर आता है? देखिए, रुचि सोया का एफपीओ खुला हुआ है और इसका दाम अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे है। 615 से 650 रुपये का एफपीओ का प्राइस है, जो कि करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। तो वैसे ही ये एफपीओ जो है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो जाता है। लेकिन अगर इस कंपनी की तुलना इस कंपनी के पीयर्स से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी जो है वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ती है। अडानी विल्मर को देख लीजिए, जो कि इस कंपनी की एक पीयर है। दोनों कंपनी अगर आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर जैसे कारोबार में काम करती है, और ऑलमोस्ट एक सा कारोबार जो है वो दोनों कंपनियों का है। रुचि सोया को अगर आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल से करीब 81% के आसपास के रेवेन्यू आते हैं, 3.5% के आसपास का मार्जिन है। एफएमसीजी से 10%, न्यूट्रास्यूटिकल से करीब 3% के आसपास के रेवेन्यूज आते हैं। अब अडानी विल्मर के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो रुचि सोया का मार्केट कैप है करीब 26,000 करोड़ का, अडानी विल्मर का है करीब 52-53 हज़ार करोड़ के आसपास का।
ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो रुचि सोया के रेवेन्यू में 52% और मुनाफे में करीब 173% के आसपास की ग्रोथ हुई है। अडानी विल्मर में करीब 48% और 53% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। वहीं रुचि सोया के अगर एबिटा अगर आप देखेंगे, एबिटा मार्जिन 5.9% के आसपास का है, अडानी विल्मर का 3.2% के आसपास का है। रुचि सोया का मार्केट कैप टू सेल्स 1.2 का है, जबकि अडानी विल्मर का 1.4 का है। पी रुचि सोया का 30 का है, अडानी विल्मर का 57 का है। तो इसी लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सस्ती ये कंपनी है। रुचि सोया का ईवी बाय एबिटा 21 का है, अडानी विल्मर का 33 का है। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो रुचि सोया का 0.6 और अडानी विल्मर का 0.8 का है। यानी कि बैलेंस शीट के लिहाज से भी रुचि सोया की पोजीशन जो है वो अडानी विल्मर से काफ़ी बेहतर है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पीएस से इस कंपनी के वैल्यूएशन को आंकेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन लेवल्स पे भी ये कंपनी जो है वो काफ़ी सस्ती है। और एफपीओ जिस प्राइस पे इस कंपनी का आया है वो तो काफ़ी अच्छा प्राइस दिखा रहा है, काफ़ी लुक्रेटिव प्राइस है। हो सकता है यहाँ से आपको और अपसाइड मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अहम रिसर्च आपके सामने वरुण ने रखी। और बढ़ते हैं आगे। इन्वेस्को और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दायर अर्जी को वापस लेने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, पूरी खबर जरा बताएं। इन्वेस्को और उसके सहयोगी फंड ओएफआई ग्लोबल ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ एनसीएलटी में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की अर्जी दायर की थी उसे वापस लेने का फैसला किया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को इन्वेस्को की ओर से आज इस बारे में एक चिट्ठी भेजी गई और ये इरादा जाहिर किया गया कि वो एनसीएलटी से ईजीएम बुलाने की जो अर्जी थी उसको वापस ले रहे हैं। दरअसल सितंबर में इन्वेस्को ने ये मांग रखी थी कि वो जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में अपने 6 सदस्य नामित करना चाहते हैं। इन्वेस्को के 2 फंड्स की कुल मिलाकर 17.88% हिस्सेदारी है। तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि जो विवाद हो रहे थे इसकी वजह से शेयर को, जी एंटरटेनमेंट के शेयर को, निवेशकों को, शेयरधारकों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इसका जी एंटरटेनमेंट ने भी स्वागत किया है और ये कहा है कि इससे जो है जो जी और सोनी की डील पर जो काम चल रहा है ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही इस बात का भी आभार जताया गया कि जो इन्वेस्को है वो 2 दशकों से जी के वैल्यू क्रिएशन का हिस्सा रहा है। अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 17,000 17,100 सपोर्ट रेंज है और ऊपर में 17,250 17,350 रुकावट की जगह ये रहेगा निफ्टी पर। लेकिन एक अच्छी बात जो दिख रही थी हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी माफ़ कीजिएगा डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन हो सकता है कल की कमजोरी के बाद, ये संभावनाएं तो है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी जहां बंद हुआ सपोर्ट के बेहद नज़दीक है, 35,325 35,475 ये सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में कमजोरी का संकेत थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऊपर की तरफ आप 35,900 36,100 की रेंज में बैंक निफ्टी को जाकर रुकते हुए देखेंगे। तो इस रेंज पर आपको करना है फोकस बैंक निफ्टी के लिहाज से। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी होगी। अब जो वीकली सीरीज शुरू होगी कल से वही मंथली सीरीज भी है। डेटा थोड़े ज़्यादा होंगे, एक्शन थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है तो काफ़ी ट्रेड्स इस लिहाज से भी होंगे, अपनी पोजीशन कम करने के लिहाज से। तो थोड़ा फोकस, थोड़ा एक्शन और वॉल्यूम्स कैश मार्केट के स्टॉक में बढ़ने की संभावना बनेगी। खासतौर से डिलीवरी वाले ट्रेड्स आपको काफ़ी कुछ टैक्स के एडजस्टमेंट के हिसाब से भी होते हुए दिखेंगे। प्लस जो फंड्स हैं वो अपने पसंदीदा शेयर मार्च के अंत में खरीदने की कोशिश करेंगे अपनी स्कीम्स की NAV बढ़ाने के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स में कोई बड़ा मूव नहीं आया तो एक्शन पूरा कैश मार्केट में शिफ्ट होगा, पहली बात। दूसरा, पूरी नज़रें यूरोप में और यूरोप के दौरे पर गए जो बाइडेन साहब पर रहेगी। देखते हैं नेटो को आज वो संबोधित करने वाले हैं, जेलेंस्की साहब भी, तो उनसे क्या संकेत हमें मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगले हफ्ते बाजार इन सारे संकेतों के बीच अपनी चाल बहुत क्लियर कट करेगा, जो कि पिछले 3-4 दिनों से रेंज बाउंड वोलेटाइल होकर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कल या फिर सोमवार तक एक क्लियर कट डायरेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ बाजार को मिलता हुआ दिखे। तो ये थी कल की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए बाजार को लेकर, उस पर अनिल सिंघवी की राय। और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। और किस तरह से वायदा जो कारोबार है उसमें ऑप्शंस को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे।
तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमित भगड़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। बताएं, कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनते दिख रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, कल ऑप्शन के जरिए मुझे लगता है कि दो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है जीएनएफसी। जीएनएफसी के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। 800 का कॉल 21 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 28 से 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं जीएनएफसी के 800 के कॉल के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर भी एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखाना चाहिए, तो 220 का कॉल 5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 3.5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट बनेगा 7 रुपए से लेकर 8 रुपए तक का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित जी आपका इस अहम कॉल्स के लिए, अहम राय के लिए। और अब रुख करते हैं हम संदीप जैन साहब का। संदीप जी, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके लिए आपकी क्या कॉल होगी? जैसे एक बेहतरीन कंपनी लाया हूं, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, जो कि 1980 तक एशियन पेंट्स, जो कि एक दिग्गज कंपनी है, उसका पार्ट था। वहां से मिस्टर अतुल चौकसी, जो कि फॉर्मर एमडी थे, उन्होंने इस कंपनी का कार्यभार संभाला और अब उनके फैमिली मेंबर्स भी है साथ में। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, अच्छी पेडिग्री की कंपनी है और कंपनी की ग्रोथ भी गजब रही है। और सबसे बढ़िया बात है, जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इनकी जो यूजर इंडस्ट्रीज है, आप देखिए कि ये लोग लेटेक्स बनाते हैं, सिंथेटिक, ये सारे प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, रबर, सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स, जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, गैस्केट्स और इन सब में यूज में आते हैं। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी बनाते हैं। और मुझे जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते लग रहे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। पिछले 5 साल से सेल्स की कैगर भी 15% रही है और सेल्स और प्रॉफिट की कैगर भी 16-17%। और आगे भी जो इन्होंने अभी एक ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया है, जो कि 100 करोड़ के लगभग इन्होंने इन्वेस्ट किया और 300-400 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज आएंगे। और इनकी जो इबिटा मार्जिन है, ओपीएम मार्जिन है, वो भी बहुत बढ़िया 14-15%। सो आई फील कि ये कंपनी अच्छा करेगी। और दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 को कंपेयर करें तो 17 करोड़ के पैट के सामने 24 करोड़ का पैट बढ़ के आया। 90 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे ये रहा है हाईएस्ट एवर। बहुत बेहतरीन गए हैं पिछले 4-5 जो क्वार्टर्स है। ये लास्ट ईयर इस कंपनी का गोल्डन पीरियड गया हिस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए आराम से। 430 और 450 का टारगेट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संदीप जी इस अहम राय के लिए आपका। और इसी के साथ बाजार आज और कल में हमारे साथ आज इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।